नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं या बोल दे रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है हमारी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखें तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। बाकी हम लोग चोल साम्राज्य पढ़ रहे थे। चोल साम्राज्य में हम लोगों ने चोलों की राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आज का जो वीडियो होगा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मैं इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ चीजें लिख दिया हूं मैंने पहले से, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट जाए, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। तो आज का जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत और भी चीजें जितनी भी हैं, चाहे उनका धार्मिक जीवन रहा हो, धार्मिक व्यवस्था रही हो, या उनका आर्थिक या व्यापारिक जो व्यवस्था थी, जीवन था, या उनकी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां थी, मंदिर निर्माण कला वगैरह, तो सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। और ये क्लास पीसीएस और आरओ के लिए वीआईएमपी है या स्पेशल है। तो देखिए, यहाँ से हमने शुरू कर दिया है चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन में हमारा पहला जो फैक्ट बन करके आता है, वनडे के लिए भी आईएमपी है और मेंस के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कि चोलों के समय में एक शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली हमने देखी थी, और उसमें कई ऐसे चोल शासक हुए थे जिन्होंने ना सिर्फ दक्षिण भारत में, खासकर राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत तक की, गंगा घाटी तक की विजय करी थी। तो मिला जुला करके कई ऐसे शासक थे जो हमने देखा दक्षिण पूर्व एशिया में भी इन्होंने विजय पताका अपनी फहराई, श्रीलंका या सिंघल तक इन्होंने अपनी विजय पताका फहराई। तो चोल शासकों से क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो जो क्वेश्चन आईएमपी हैं प्रीलिम्स के लिए, वहां से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट बन जाता है कि चोल जो सम्राट होते थे उनका राज्याभिषेक, इनका राज्याभिषेक बहुत ही भव्य तरीके से होता था, भव्य समारोह आयोजित किए जाते थे। और इनके राज्याभिषेक जो होते थे वो तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, चिदम्बरम, कांचीपुरम, ये सारे जगहें हैं और मंदिर भी है यहाँ पे बने हुए। इन स्थानों पर राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था। ठीक है। दूसरा फैक्ट हमारा जाता है मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस काल के शासकों की प्रतिमाएं जो है मंदिरों में स्थापित करी जाती थी, और बाद में उनकी मृत्यु के बाद उनको देवताओं के समान पूजा जाता था। तो हमारा ऑप्शन जाता है चोलों की तरफ। ठीक है। इनकी प्रतिमा स्थापित की जाती थी तथा मृत्यु के बाद दैव रूप में इनकी पूजा भी करी जाती थी। हमारा दूसरा फैक्ट क्लियर हो गया। तीसरा फैक्ट हमारा था तंजौर के मंदिर में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि तंजौर का जो मंदिर बना हुआ है उसमें किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसमें सुंदर चोल, जिसका एक नाम विक्रम चोल भी है, इसकी प्रतिमा हमको मिलती है, और राजेंद्र प्रथम की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित करी गई है। तो तंजौर के मंदिर में, तो अगर तंजौर के मंदिर से क्वेश्चन आए प्रतिमा वाली बात, तो दो शासकों का नाम हमको याद करके रखना है। ठीक है। एक चीनी लेखक आया हुआ था, चीनी लेखक, जिसका नाम क्या था, चाउ जू कुआ सम्राट के भोज का वर्णन करता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस लेखक द्वारा चोल सम्राट के भोजन का वर्णन किया गया है, तो हमारा ऑप्शन जाता है चीनी लेखक चाउ जू कुआ द्वारा। इसने जो है काफी वर्णन किया उसमें कि जब राजा का भोज जो होता था काफी भव्य तरीके से होता था। हजारों नर्तकियां जो होती थी उसमें मतलब नृत्य करती थी। ठीक है। ढोल बजाए जाते थे, नगाड़े बजाए जाते थे। राजा की मेज, जो खाने की मेज होती थी, उसके अगल बगल तमाम तरह हजारों नर्तकियां होती थी। ठीक। तो इस प्रकार से काफी भव्य आयोजन हुआ करता था। सम्राट के आदेश मुख्यतः मौखिक होते थे। सम्राट जो भी आदेश अपना देता था वो कैसे होते थे, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि मौखिक होते थे। राजा कानून का निर्माता न होकर, यानी कि जो सम्राट होता था, शासक होता था, वो कानून का निर्माता न होकर के सामाजिक नियमों एवं धर्मों का प्रतिपालक था। यानी कि जो नियम और कानून बनाए गए थे हमारे धर्म ग्रंथों में, उनके अनुसार वह चलता था या उनका पालन करता था। ठीक है। केंद्रीय अधिकारियों के सबसे ऊपर की श्रेणी, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही वीआईएमपी है। केंद्रीय अधिकारियों का जो वर्ग था उसमें जो सबसे ऊपर की श्रेणी होती थी उसको क्या कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उनको पेरुंदम कहा जाता था। ठीक है। ऊपर उच्च अधिकारियों को, तथा नीचे के जो अधिकारी होते थे या उसके नीचे के जो अधिकारी थे
उनको क्या बोला जाता था? सीरुदनम बोला जाता था। तो पेरुंदम और सीरुदनम किनको कहा जाता था? क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है, प्रीलिम्स के लिए आईएमपी है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उच्च अधिकारियों को और इनसे भी जो उच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? उड़नकुट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़नकुट्टम कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं भूलना है कि उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उड़नकुट्टम कहा जाता था। उड़नकुट्टम का मतलब क्या होता है? सदा राजा के समीप रहने वाले, जो राजा के हर समय, प्रत्येक समय में उसके समीप ही रहते थे, उनको उड़नकुट्टम कहा जाता था। अच्छा देखिए, यहाँ से एक इतिहासकार है जिनका नाम है नीलकंठ शास्त्री। तो नीलकंठ शास्त्री जी ने राजा के निजी सहायकों का भी वर्णन किया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस इतिहासकार ने चोल शासक के निजी सहायकों का वर्णन किया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नीलकंठ शास्त्री जी ने वर्णन किया है। और ये क्या करते थे? सेतु का कार्य करते थे, मतलब पुल का कार्य करते थे। कहने का मतलब क्या है कि नीचे के जो अधिकारी होते थे और जो ऊपर के अधिकारी होते थे, उनके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य कौन करता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ए, राजा के निजी सहायक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही VIMP है। अधिकारियों को जो वेतन दिया जाता था, वो यहाँ पे क्वेश्चन हमको ध्यान में रखना है कि उनको नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमिखंड दिए जाते थे। उन्हीं भूमिखंड से वो अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। ठीक है, तो उनको नगद वेतन न देकर के क्या दिया जाता था? भूमिखंड दिया जाता था। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है ओल्ला नामक अधिकारी राजा जो कोई भी आदेश देता था, उसके आदेश मौखिक होते थे। तो उसके जो मौखिक आदेश होते थे, तो उसका कच्चा मसौदा कौन तैयार करता था? तो हमारा ऑप्शन जाता है ओल्ला नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। फिर इस कच्चे मसौदे की जांच भी अधिकारी के एक अधिकारी द्वारा करी जाती थी। उस अधिकारी का नाम क्या है जिसकी जांच करता है? ओल्ले नायगम नामक अधिकारी ओल्ले द्वारा तैयार किए गए कच्चे मसौदे की जांच करता था। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है और ये क्वेश्चन VIMP है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो आगे हमारा आएगा 13वां फैक्ट की। अगर हम बात करें तो आएगा, अब हमको यहां से क्वेश्चन खूब आता है चोल प्रशासन में, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में सबसे मेन चीज हमको देखना होगा। यहाँ ये देखिए, ये वाला चैप्टर बहुत ही VIMP है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हुए हैं। तो स्थानीय प्रशासन से कुछ फैक्ट है जिनको देखना हमारे लिए बहुत ही IMP है। यहाँ से अगर पहला फैक्ट हमारा बन के आता है कि प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य, पूरा चोल साम्राज्य जो था, साम्राज्य कितने भागों में विभक्त था? 6 भागों में बांटा गया था। पूरे चोल साम्राज्य को 6 भागों में विभक्त किया गया था। अगर यहां से क्वेश्चन करता है कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से पूरे चोल साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि 6 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ IMP फैक्ट इससे। सॉरी, मिटाने वाला हाँ सही चल रहा है। अब चलते हैं आगे हम लोग। चोल प्रशासन मैंने बता दिया है, अगला पिछला पॉइंट मैंने बता दिया है कि चोल प्रशासनिक दृष्टिकोण से चोल साम्राज्य को 6 भागों में बांटा गया था। अब यहाँ से अब जो फैक्ट हमारे सामने आकर के निकल करके सामने आते हैं, उसमें से हमारा पहला फैक्ट बन जाता है कि प्रांत को मंडलम कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रांत को क्या कहा जाता था चोल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। और इस मंडलम के बारे में हमको सूचना जो मिलती है चोल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो ये चीज मिलती है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था थी या प्रशासनिक इकाई थी, उसमें सबसे ऊपर की इकाई क्या थी? सबसे ऊपरी पायदान पर कौन क्या था? तो मंडलम था। ठीक है, और यहाँ पे
प्रशासन करने के लिए जिसको नियुक्त किया जाता था उसको बोला जाता था वायसराय। वायसराय, वायसराय बोला जाता था। और अक्सर यहाँ पे मंडलम में प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करने के लिए, प्रशासन करने के लिए अक्सर जो है चोल राजकुमारों की नियुक्ति करी जाती थी। चोल राजकुमार, चोल राजकुमारों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रांत को मंडल में विभाजित किया गया था। अब मंडल से नीचे की इकाई क्या होती थी? तो अगला हमारा फैक्ट बन करके आता है दूसरा, मंडलम का विभाजन, मंडलम का विभाजन विभाजन कोट्टम, कोट्टम या वलनाडु, इसको वलनाडु भी कहा जाता था, कोट्टम या वलनाडु में किया गया था, में किया गया था। ठीक है, अब देखिए प्रांत का जो विभाजन है उसमें सबसे ऊपरी पायदान पे मंडलम है। मंडलम के बाद कौन सा विभाजन के बाद कौन सी श्रेणी आती है? हमारा कोट्टम आता है, कोट्टम या वलनाडु। इसको कोट्टम या वलनाडु दोनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वलनाडु कहा जाता था। और इसकी जो सबसे मेन विशेषता थी कि ये जो कोट्टम या वलनाडु थे, इनको हम कह सकते हैं कि कोट्टम आधुनिक कमिश्नरियों के समान थे। अब आधुनिक कमिश्नरियों के समान थे का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम आजकल देखते हैं कि कमिश्नरी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत कमिश्नरी व्यवस्था के अंतर्गत कई जिले शामिल होते हैं। उसी प्रकार से इस कोट्टम के अंतर्गत कई जिले शामिल होते थे। तो हमारा अगला फैक्ट बन करके आता है कि इसके अंतर्गत कई जिले शामिल थे, कई जिले शामिल थे। ठीक है, इसके अंतर्गत कई जिले शामिल थे कोट्टम के अंतर्गत। और जिले को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा, चौथा फैक्ट हमारा बन करके आता है कि जिलों की संज्ञा या जिलों को नाडु कहा जाता था। जिलों को नाडु कहा जाता था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जिलों की संख्या क्या थी, जिलों को क्या कह के पुकारा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाता है कि जिलों को नाडु कहा जाता था। ठीक है, और नाडु के बारे में जो सबसे आईएमपी विशेषता थी, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि नाडु में कार्य करने के लिए एक सभा होती थी। ठीक है, तो नाडु में अगला चीज आएगा, फैक्ट आएगा हमारा, नाडु में कार्य के लिए एक सभा होती थी। इस सभा का नामकरण क्या किया गया है? इसको देख लेते हैं। सभा को क्या कहा गया है? सभा को लेखों में नाट्टार क्या कहा जाता था? नाट्टार कहा गया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं और इसके बाद वाला जो फैक्ट है वहां से क्वेश्चन ए और आर करके बनते हैं, या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो नाडु हो गया, और नाडु में अगर यहां से क्वेश्चन करें कि नाडु में कार्य करने के लिए क्या होती थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है सभा होती थी। ठीक है, और सभा को लेखों में क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाता है सभा को लेखों में, चोल लेखों में नाट्टार कहा गया है। अब इस नाट्टार, इस सभा, ठीक है, सभा कहें या
नाट्यकार कहें, बात दोनों एक ही है। तो इस सभा के मेनली कार्य क्या होते थे? तो अगर पांचवें फैक्ट की बात करें हम, तो सभा या नाट्यकार के कार्य, सभा या नाट्यकार के कार्य, यहां भी चलते हैं। अब देखते हैं कि सभा या नाट्यकार के मुख्य कार्य क्या होते थे। तो इसमें इनका मुख्य कार्य होता था दान देना, दान देना, और इसके बाद अक्षय निधियां, अक्षय निधियां, अक्षय निधियां प्राप्त करना। पहले चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि व्यापारियों द्वारा, धनाढ्य वर्ग द्वारा अक्षय निधियां जमा की जाती थी मंदिरों में, तो उसी को अक्षय निधि कहा जाता था। तो दान देना, अक्षय निधियां प्राप्त करना, और भूमि का वर्गीकरण करना, भूमि का वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना, तथा तथा राजस्व निर्धारित करना, तथा राजस्व निर्धारित करना, तथा राजस्व निर्धारित करना। ये मेन कार्य होते थे किसके? सभा या नाट्यकार के मेन कार्य होते थे। क्या क्या? दान देना, दान देना, अक्षय निधियां प्राप्त करना, भूमि का वर्गीकरण करना, तथा राजस्व निर्धारित करना, ये मेन कार्य होते थे। और कभी कभी ये जो सभा या महासभा होती थी, सॉरी महासभा नहीं, ये जो सभा या नाट्यकार होती थी, ये मंदिरों का प्रबंध भी करती थी। कभी कभी ये मंदिरों का प्रबंध भी करती थी। तो ये इसके भी कार्य होते थे, मंदिरों का प्रबंध या देखरेख करना। ठीक है, ये मेन कार्य होते थे। अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे अभिलेख, कुछ ऐसे लेख प्राप्त होते हैं जहां से कुछ मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये सभा या नाट्यकार कैसे कार्य करती थी। तो अगला फैक्ट हम देखें अगर, तो एक शासक, चोलकालीन एक शासक है कुलोतुंग, कुलोतुंग, कुलोतुंग के पूर्व मलय नाडु, पूर्व मलय नाडु तथा करिकाल, सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। करिकाल के जम्बै लेख, लेख में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्व मलनाडु लेख तथा करिकाल के जम्बै लेख में, पहले इसको क्लियर किया जाए। अच्छा, अभी क्लियर कर लेते हैं। पूर्व मलनाडु लेख में किस मंदिर की बात करी गई है, और जम्बै लेख में किस मंदिर की बात करी गई है, ये वाला बहुत ही आईएमपी है। तो पूर्व मलनाडु लेख की अगर बात करें तो तीर्थमल, तीर्थमल्ले मंदिर, मंदिर का प्रबंध, तीर्थमल्लय मंदिर का प्रबंध तथा पुजारियों की नियुक्ति, तथा पुजारियों की नियुक्ति, की नियुक्ति का वर्णन। ठीक है, अब देखिए इसको क्लियर कर लिया हम लोगों ने। करिकाल के जम्बै लेख में कहा क्या जिक्र मिलता है? तो करिकाल के जम्बै लेख में वाड़गप्पाणी, वाड़गप्पाणी के नाडु को वालयूर, वालयूर नक्कार, वालयूर नक्कार, इसका पूरा नाम बड़ा ही लंबा चौड़ा है, योग वाणर, योग वाणर मंदिर का प्रबंध, मंदिर का प्रबंध।
तो पीसीएस या टीजीटी पीजी देने वाले, आरओ देने वाले, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, आ सकता है। कैसे क्वेश्चन उठ सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पूर्व मलनाडु लेख किसका है? तो हमारा ऑप्शन जाता है कि पूर्व मलनाडु लेख कुलोत्तुंग प्रथम का है, कुलोत्तुंग प्रथम का है। और करिका जम्बै लेख किसका है? तो हमारा ऑप्शन जाता है जम्बै लेख करिकाल का है। ठीक है, अब इनमें जो है क्या उल्लेख हुआ है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है कि पूर्व मलनाडु लेख में किस मंदिर, तीर्थ मल्ले मंदिर का प्रबंध तथा उसके पुजारियों की नियुक्ति का जिक्र हुआ है, पुजारियों की नियुक्ति का वर्णन हुआ है। तो तीर्थ मल्ल मंदिर का वर्णन किसमें हुआ है? हमारा ऑप्शन जाता है कुलोत्तुंग प्रथम के पूर्व मलनाडु लेख में। और वाड़गप्पाड़ी की जो सभा थी, नाडु थी, उसके द्वारा क्या वालयूर नक्कार योग वाणर मंदिर के प्रबंध का जिक्र हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट आईएमपी हैं। ये मंदिर, इस मंदिर का उल्लेख किसके लेख में हुआ है, ये चीज, या कौन से लेख में हुआ है? तो मैंने जो ये चीज बताई थी कि जो ये सभा होती थी, सभा या नाट्यार जो होती थी, इसका एक कार्य मंदिरों का प्रबंध करना भी होता था, जिसके लेखीय साक्ष्य हमको यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभा के एक कार्य हो गए। ठीक है, अब अगला फैक्ट जो हमारा बन जाता है, सातवां फैक्ट, कुलोत्तुंग तृतीय के तिरुवारंगुलम लेख में संपूर्ण नाडु के संगठन का उल्लेख है, नाडु के संगठन का उल्लेख। इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि कभी कभी चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि जो ये सभा या नाट्यार होती थी, इनका एक संगठन बन जाता था, ये संगठन के रूप में भी कार्य करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसके और किस अभिलेख में नाडु के संगठन का उल्लेख हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाता है कुलोत्तुंग तृतीय के तिरुवारंगुलम लेख में नाडु के संगठन का उल्लेख हुआ है। चलिए इसको मिटाते हैं, सारे बहुत ही वीआईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, आरोही अवरोही क्रम में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होता था? सबसे ऊपर मंडलम होता था, मंडलम के बाद क्या आता था हमारा? मंडलम के बाद कोट्टम या वलनाडु आता था, कोट्टम वलनाडु के बाद क्या आता था? नाडु आता था, जिसको जिला कहा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नाडु के नीचे, नाडु की सभा को नाट्यार कहा जाता था। तो ये तीन फैक्ट यहाँ से आ गए हैं। और नाडु के नीचे क्या होती थी वो इसके बाद देख लेते हैं। इन तीनों को क्रम से आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि क्रम से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलिए अब आगे चलें, इसको मिटाने के बाद। कोशिश तो यही होगी कि जितने भी आईएमपी फैक्ट है कोई भी छूट ना पाए, और सारे मतलब आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाए। ठीक है, नाडु वाला चीज, कुलोत्तुंग तृतीय वाली चीज हो गई। अब यहाँ से एक फैक्ट बन करके आता है, क्योंकि भाई नाडु के खर्च के लिए भी कुछ व्यवस्था करी गई थी। तो यहाँ से हमारा जो अगला फैक्ट बन जाएगा वो आएगा, नाडु के खर्च के लिए, नाडु के खर्च के लिए जो कर लिया जाता था उसे चोल लेखों में नाडु विनियोगम
योगम, नाडु विनियोगम कहा गया है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है या पूछा जा सकता है कि नाडु विनियोगम क्या होता था। तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ये जो नाडु विनियोगम जो होता था, ये नाडु के खर्च के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का क्या था, कर था। ठीक है, अगला फैक्ट अगर देखें, अब देखिए यहां से दूसरा फैक्ट आता है, नाडु के अंतर्गत, नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम सभा, अनेक ग्राम संघ होते थे, जिसे क्या कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था। ये देखिए प्रशासनिक व्यवस्था की ये चौथी इकाई कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, बहुत ही आईएमपी है। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, नाडु के अंतर्गत क्या होते थे, अनेक ग्राम संघ होते थे। ग्राम एक प्रकार के संघ होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुर्रम कहा जाता था। तो यहाँ से प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो अगर इसकी इकाई को देखें तो सबसे पहला मतलब क्रम से अगर चलें बढ़ते से घटते क्रम की तरफ, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा, मंडलम हो गया। ठीक है, मंडलम के बाद क्या हो गया, कोट्टम, या जिसको प्लस वलनाडु कहा जाता है, वलनाडु हो गया। वलनाडु के बाद क्या था, नाडु था, और नाडु के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, कुर्रम देख रहे हैं। ये है इसका क्रम बढ़ते से घटते क्रम में। मंडलम, मंडलम के बाद कोट्टम या वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नाडु जिसे जिला कहा जाता था, और कुर्रम क्या कहा जाता था, कुर्रम जिसमें अनेक ग्राम संघ शामिल होते थे। तो ये वाला क्रम आपको याद करके रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर तीसरे फैक्ट की बात करें, चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कई ऐसे नगर पाते हैं जो कि व्यापारिक नगर थे। तो व्यापारिक नगर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यापारिक, अगला फैक्ट हमारा, व्यापारिक नगरों में, व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी, की सभा होती थी। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि नगरम क्या था। तो हमारा क्या ऑप्शन जाता है कि ये जो नगरम होता था ये व्यापारियों की सभा होती थी, और जो व्यापारिक नगर होते थे उसमें नगरम नामक ये सभा की नियुक्ति करी जाती थी या संस्था बनाई जाती थी। तो नगरम से हमको ये वाला फैक्ट याद करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक नया चैप्टर शुरू, मतलब नई चीज शामिल होगी, ग्राम शासन। और यहां से क्वेश्चन मेंस में भी बने हैं खूब, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बने हुए हैं। चोलकालीन ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था से यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे वनडे एग्जाम रहा हो चाहे टेस्ट एग्जाम रहा हो। ग्राम शासन की बात करें तो हम चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग स्वायत्त शासन प्रणाली का एक विकसित रूप अगर देखते हैं तो ग्रामों में देखते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला फैक्ट बन जाता है कि पूर्णतः विकसित स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन ग्रामों में देखने को मिलती है, स्वायत्त शासन व्यवस्था जिस प्रकार से आजकल स्वायत्त शासन व्यवस्था लागू करी गई है, ये हम लोग देखते हैं कि 1000 ईस्वी के बीच ही यहाँ पे चोलों ने स्वायत्त शासन प्रणाली लागू की थी। कहाँ पे, ग्रामों में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वीआईएमपी बन जाता है, स्वायत्त शासन प्रणाली कहाँ पे
कहाँ पे लागू करी गई थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है चोल शासनकालीन, चोल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो ग्राम होते थे वहां पे। ठीक है, और इसके अंतर्गत कई सारे ऐसे फैक्ट आएंगे जो कि प्रीलिम्स में दोनों के लिए आईएमपी है। अब ये जो ग्राम स्वायत्त ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था की जो जानकारी मिलती है, ये किस अभिलेख से मिलती है, बहुत ही वीआईएमपी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो परांतक, परांतक के उत्तर मरेरू, हाँ उत्तर मरेरू लेख में स्वायत्त ग्राम सभा, स्वायत्त ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का वर्णन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अगर क्वेश्चन करे कि भैया किसके अभिलेख में हमको ग्राम सभा और उसकी कार्य प्रणाली स्वायत्त शासन प्रणाली का जिक्र मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है परांतक प्रथम के उत्तर मरेरू लेख में स्वायत्त ग्राम सभा की कार्य समिति का जिक्र हुआ है, कार्यकारिणी समिति का जिक्र हुआ है, और इस समिति की कार्य प्रणाली का जिक्र हुआ है कि कैसे ग्राम सभा में समितियां बनी होती थी और उन समितियों के द्वारा ग्राम का प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी है। अब चलिए अगले फैक्ट की तरफ अगर हम चलें, तो हमारा अगला फैक्ट बन जाता है तीसरा, इससे प्रत्येक ग्राम में एक सभा होती थी, और इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता क्या होती थी, केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त। ठीक है, तो चोल प्रशासनिक व्यवस्था की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त एक स्वायत्त शासी ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये सभा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, और एक केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होती थी। क्वेश्चन ए और आर और कॉन्सेप्चुअल में बन जाता है और बन सकता है। ठीक है, अब चौथा फैक्ट की अगर हम बात करें, तो ग्रामों में मुख्यतः अगर बात करें, तो मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं होती थी। ठीक है, दो प्रकार की ग्रामों में संस्थाएं होती थी, और इन संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं होती थी मेन, तो पहला हमारा है, पहली जो संस्था होती थी उसे उर कहा जाता था, और जो दूसरी संस्था होती थी उसे सभा या महासभा भी कहा जाता था, यही मिलकर के ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारित रूप से संचालित करती थी। तो यहाँ से ये चीजें अगर क्वेश्चन करता है कि ग्रामों में कितनी प्रकार की संस्थाएं स्थापित करी गई थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है दो प्रकार की संस्थाएं स्थापित करी गई थी, और वो दोनों संस्थाएं कौन सी थी, एक उर थी और दूसरी कौन सी थी, सभा या महासभा थी। तो किस प्रकार के ग्राम में उर नामक सभा उर कार्य करती थी, और किस प्रकार के ग्रामों में सभा या महासभा कार्य करती थी, या कई ऐसे ग्राम होते थे जहां पे उर और महासभा दोनों मिल करके कार्य करती थी। तो इसको हम अगले फैक्ट में देख लेते हैं। चलिए मिटा करके आगे बढ़ें, ताकि ये वाला चैप्टर क्लियर किया जाए।
चलिए, एक इतिहासकार हैं नीलकंठ शास्त्री जी। दक्षिण भारत के इतिहास में इन्होंने काफी शोध परख कार्य किया हुआ है, इसलिए इनके फैक्ट आते जाते हैं जब भी हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो नीलकंठ शास्त्री जी का कथन क्या था, तो अगर हम देखें तो नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि उर का मतलब पुर, जिसे गांव भी कहा इन्होंने, पुर गांव और नगर, गांव और नगर दोनों होते थे। ठीक है। अब देखिए नीलकंठ शास्त्री जी यहां से अगर क्वेश्चन करता है कि किस इतिहासकार का कहना था कि उर का मतलब पुर या गांव होता था और गांव और नगर दोनों होता था, तो हमारा ऑप्शन जाता है नीलकंठ शास्त्री जी ने कहा हुआ था। ठीक है, तो ये नीलकंठ शास्त्री जी की धारणा थी या उनका कहना था। अगर हम दूसरे फैक्ट की तरफ चले तो ये जो उर होती थी, उर की बैठक में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे। यानी कि अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं हम कि उर सामान्य मनुष्यों की संस्था थी, सामान्य मनुष्यों की संस्था थी। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, उर से क्वेश्चन बना हुआ है कि उर क्या होती थी। तो हमारा ऑप्शन जाता है कि उर क्या होती थी। उर में हम लोग देख रहे हैं कि सभी ग्रामवासी इसकी बैठक में भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकल करके सामने आता है कि उर जो है सामान्य मनुष्यों की संस्था थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारा कि उर में एक ऑप्शन एबीसीडी में एक ऑप्शन जरूर शामिल करेगा कि सामान्य मनुष्यों की संस्था। तो ये चीज हमको याद करके रखना है। अब अगर तीसरे फैक्ट की बात करें यहां से, तो उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था। ये भी बहुत ही आईएमपी है। आलूंगड़म शासक वर्ग, ठीक है, या गड़म कहा जाता था। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी बहुत ही वीआईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, उर की जो कार्य समिति होती थी उसको क्या कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन जाएगा आलूंगड़म कहा जाता था, या क्या कहा जाता था, या गड़म कहा जाता था। इसमें शासक वर्ग होता था। शासक वर्ग का मतलब क्या हुआ, राजा महाराजा नहीं, मतलब जो कार्य करते थे, जो उस ग्राम सभा से संबंधित जो कार्य करते थे वही शासक वर्ग है। तो आलूंगड़म या गड़म किसको कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन जाता है कि उर की जो कार्य समिति होती थी उसको आलूंगड़म या गड़म कहा जाता था। ठीक है, अगला देखें। अब अगला फैक्ट बनकर अगली वाली चीज देखें, जो सभा या महासभा होती थी, सभा या महासभा, इसकी क्या विशेषता थी। उर की विशेषता हमने देख लिया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आईएमपी फैक्ट यहाँ से बनते हैं उनको हमने देख लिया। अब सभा या महासभा के बारे में देख ले, तो इसका पहला फैक्ट हमारा है कि यह अग्रहार किसको कहा जाता था, अग्रहार किनको कहा जाता था, ब्राह्मणों को। बहुत ही वीआईएमपी है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार उठा है। ब्राह्मणों को दान में
दी गई भूमि। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पॉइंट हमको याद करके रखना है कि अग्रहार क्या होता था। अग्रहार क्या होता था, हमारा ऑप्शन ये जाएगा कि चोल युग में अग्रहार किसको किसको कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उनको उसको अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, अब अगला फैक्ट यहीं से हम लोग देखते हैं दूसरा फैक्ट इस अग्रहार के बारे में। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदेव या मंगलम कहा जाता था। अब ये ब्रह्मदेव या मंगलम किसको कहा जाता था, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बीआईएमपी है। तो ये जो ब्रह्मदेव या मंगलम होता था, यह किसको कहा जाता था, जो ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे उनको क्या कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे उनको क्या कहा जाता था। तो हमारा ऑप्शन जाता है कि उनको ब्रह्मदेव या मंगलम कहा जाता था। अग्रहार किसको कहा जाता था, ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था, और जो ग्राम दान में दिए जाते थे उसको चोल काल में ब्रह्मदेव या मंगलम कहा जाता था। ये वाला फैक्ट बहुत ही आईएमपी है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला फैक्ट देखें, तीसरा फैक्ट इसका जो है सभा या महासभा का शासन के लिए महाजन नामक संस्था होती थी। ठीक है, और इस संस्था में इसका अगला फैक्ट जाएगा कि इस संस्था में ब्राह्मणों के प्रतिनिधि होते थे। देखिए, उर और महासभा में क्या डिफरेंसेज है। उर जो होता था, बाद में और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उर जो होता था, ये क्या हमने पीछे देख लिया है कि इसमें सामान्य मनुष्यों की संस्था थी, और ये उर की जो कार्य प्रणाली होती थी वो सामान्य ग्रामों में होती थी। लेकिन जिन ग्रामों को या जिन भूमि को, कुछ भूमि को ब्राह्मणों को दान में दिया गया था, तो धीरे धीरे ब्राह्मण वहां बसते चले गए, या कुछ ऐसे ग्राम होते थे जिसको ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, तो वहां पे ब्राह्मण ही अक्सर निवास करते थे। तो उन ब्राह्मण जहाँ पे ब्राह्मणों का बाहुल्य होता था या इस प्रकार की भूमि होती थी, तो वहां पे प्रशासन की जो व्यवस्था होती थी, वहां पे प्रशासन की व्यवस्था मेनतः सभा या महासभा द्वारा चलाया जाता था। तो ये डिफरेंसेज है उर और महासभा में। ठीक है, अब इस संस्था में, कहने का मतलब क्या है कि जो महाजन नामक संस्था होती थी, इस संस्था में कौन शामिल होता था या किनको शामिल किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि ब्राह्मणों के प्रतिनिधि शामिल होते थे, उनके प्रतिनिधि जो भेजे जाते थे वही शामिल होते थे, बाकी और कोई शामिल नहीं होता था, सिर्फ ब्राह्मण के प्रतिनिधि शामिल होते थे। ठीक है, अगला फैक्ट है इसकी जानकारी का स्रोत जो हमको मिला हुआ है, इससे देख लेते हैं। तोड मंडलम तथा चोल मंडलम तोड मंडलम तथा चोड मंडलम लेखों में अग्रहार की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहां से अगर क्वेश्चन करता है कि भैया अग्रहार से संबंधित जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो हमारा ऑप्शन जाता है, एक लेख है तोड मंडलम लेख है और एक चोल मंडलम लेख है। इन लेखों में किसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है, अग्रहार ग्रामों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला फैक्ट हम देखें, छठवां वाला,
जो सभा होती थी, सभा समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। सभा समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। ठीक है, सभा किसके माध्यम से कार्य करती थी? समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। और अगला फैक्ट है, यहां पे देख लेते हैं, दिख रहा होगा, समितियों को लेखों में वारियम कहा गया है। वारियम कहा गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो समितियां नियुक्त होती थी कार्यों की देखभाल के लिए, आगे हम चल करके देखेंगे कि कई सारी समितियां होती थी अलग अलग कार्यों के लिए, और कैसे सदस्यों का चुनाव होता था, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो समितियों के माध्यम से काम किया जाता था, और समितियों को लेखों में क्या कहा गया है? वारियम कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन करें कि वारियम क्या होती थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि समितियां होती थी। और इससे एक फैक्ट और है, संस्था द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों को वारियार कहा जाता था। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो संस्था होती थी, ये जो समिति होती थी, इसके द्वारा मान लीजिए किसी विशेष कार्य के लिए अगर किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति करी जाती थी, तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाता है कि उनको वारियार कहा जाता था। किनको वारियार कहा जाता था? विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? वारियार कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि अब आगे हम लोग देखेंगे, कई ऐसे ग्राम थे, मैंने पहले बता दिया है, कई ऐसे ग्राम थे जहां पे केवल उर कार्य करती थी। कई ऐसे ग्राम थे जहां पे सभा या महासभा कार्य करती थी, खासकर ब्रह्मादेव या अग्रहार जैसे ग्रामों में। और कई ऐसे ग्राम होते थे जहां पे उर और महासभा दोनों मिलकर के कार्य करती थी। अब कई ऐसे ग्राम थे जहां समितियों के माध्यम से कार्य किया जाता था, उनका चुनाव होता था, उनकी चुनाव प्रणाली कैसी होती थी, इसको मिटाने के बाद देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे के लिए अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट हैं। थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए मैंने तो वीडियो बना दिया था, लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ देर तक आवाज़ नहीं थी। और ख़ासकर आवाज़ कहाँ से नहीं है? चोल यूनिट ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में जो चुनाव की जो प्रणाली थी, उस चुनाव पद्धति को देखेंगे, जो कि VIMC है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि चोल यूनिट प्रशासनिक व्यवस्था में जो समिति होती थी, समिति के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता था। तो हमारा मतलब सबसे पहला फैक्ट जाता है कि सदस्यों का चुनाव करने के लिए ग्राम को वार्डों में बांटा गया था। ठीक है, अब यहाँ से अगर क्वेश्चन करता है कि चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली के अंतर्गत मतलब सदस्यों का चुनाव करने के लिए पूरे गांव को कितने वार्डों में बांटा गया था? वार्डों में बांटा गया था कि कितने वार्डों में बांटा गया था? तो हमारा ऑप्शन जाता है 30 वार्डों में बांटा गया था। ठीक है, कुल 30 वार्डों में बांटा गया था। अब इसके लिए क्या था कि समिति सदस्यों का चुनाव करने की कंडीशंस क्या थी, शर्त क्या थी, इसको देखते हैं। दूसरा फैक्ट हमारा जाता है कि समिति के सदस्यों का
चुनाव लॉटरी, लॉटरी को चोल लेखों में क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। कुडवल्ले पद्धति, कुडवल्ले पद्धति से किया जाता था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अगर पूछता है कि सदस्यों का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि कुडवल्ले विधि से किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाता था। अब इसके लिए सदस्यों के लिए को जो निर्धारित योग्यता निर्धारित करी गई थी, वो क्या निर्धारित करी गई थी, तो हमारा तीसरा फैक्ट जाता है कि जो व्यक्ति 35 से 70 वर्ष का होता था, यानी कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 70 वर्ष होनी चाहिए, उसको जो है समिति का सदस्य चुना जा सकता था। इसके बाद भी क्या टर्म एंड कंडीशन थे कि ये नेक होना चाहिए था, नेक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार, चरित्रवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, किसी प्रकार का अपराधी नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद उसके पास 1/4 वेली, यानी कि भूमाप की इकाई है वेली। ठीक है, 1/4 वेली कहने का मतलब 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ भूमि का मालिक, भूमि का मालिक, इतने एकड़ भूमि का मालिक होना चाहिए, ये कंडीशन थी। इसके बाद अपना उसका निवास स्थान होना चाहिए, अपना घर, अपना निवास स्थान होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन थी, किसी एक वेद, किसी एक वेद या भाष्य, किसी एक वेद या भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी। ठीक है, अगर ये सारी चीजें थी तो उसको समिति का सदस्य चुना जा सकता था। ऐसे क्वेश्चन कथन और कारण और कॉन्सेप्चुअल आते हैं पीसीएस और आरओ में कि इनके लिए जो कंडीशन थी वो क्या होनी चाहिए थी। तो ये सारे कंडीशन होने चाहिए थे। अगर कोई अपराधी है या बाद में समिति का सदस्य चुन लिया जाता है, बाद में किसी प्रकार से बेईमान हो जाता है या किसी आपराधिक गतिविधि में पाया जाता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता था। तो ये सारी चीजें, ये 1/4 वेली वाला बहुत ही बेअहमती है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर वो चरित्रहीन है या मतलब किसी प्रकार का आरोपी है तो उसको इसका सदस्य, समिति का सदस्य चुना नहीं जा सकता था। या मान लीजिए वह जो अछूत होते थे उनको इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता था, अछूत को नहीं। या मान लीजिए अगर अछूतों से दूषित, यानी अछूतों के संपर्क में आए हुए व्यक्ति का भी मतलब व्यक्ति भी समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता था। तो ये सारे कंडीशंस हैं समिति के सदस्य चुनने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि लॉटरी सिस्टम द्वारा चुनाव किया जाता था। एक बर्तन में सभी सदस्यों के पर्चे पर सभी सदस्यों का नाम लिख करके उसमें डाल दिया जाता था और किसी अबोध बालक से उसको उसमें से पर्चे को निकालने को कहा जाता था। और जिन जिन व्यक्तियों का वो वार्डों से जिन व्यक्तियों का पर्चा वो निकालता था उनको सदस्य, समिति का सदस्य चुन लिया जाता था। इसके बाद क्या हुआ था कि चौथा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य 360 दिन तक कार्य करता था या सदस्य रहता था, तथा शेष 5 दिन और बाकी के 5 दिनों में वह क्या करता था, तथा शेष 5 दिन वह अपने कार्यों का लेखा जोखा सामान्य समिति के सामने
सामान्य समिति को लेखों में कहा गया है समवत्सर वार्यम, समवत्सर वार्यम समिति रखता था, समवत्सर वार्यम समिति के सामने रखता था। तो यहां से अगर क्वेश्चन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कितने दिन तक, तो एक साल तक वो अपने पद पे नहीं रहता था। कुल कितने दिन तक? 360 दिन तक। ठीक है, 360 दिन के बाद जो 5 दिन बच रहे हैं, वो 5 दिनों में क्या करता था? 360 दिनों में जो कार्य उसने किया हुआ है, उस कार्य का लेखा जोखा रखता था। और किसके सामने रखता था? तो हमारा ऑप्शन जाता है सामान्य समिति के सामने रखता था, या उसको सामान्य समिति को क्या कहा गया है? समवत्सर वार्यम समिति कहा गया, इसके सामने वह रखता था। और ये समवत्सर वार्यम समिति क्या करती थी? एक प्रकार की जांच समिति थी, जांच समिति, ये जांच करती थी सभी प्रकार की समितियों को। अब यहाँ से भी क्वेश्चन अगर करें कि समवत्सर समिति का गठन क्यों किया गया था, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि इसका गठन किया गया था, या इस समिति का गठन सभी समितियों के कार्यों की देखरेख के लिए, सभी समितियों के कार्यों की देखरेख के लिए, के कार्यों की देखरेख। ठीक है, समितियां, जो अन्य समितियां हैं, कार्य कैसे कर रही हैं, ठीक से कर रही हैं ना कर रही हैं, उसकी देखरेख करना, और उन समितियों के कार्यों की जांच करना, जो वो 360 दिन के बाद जो सदस्य ला करके अपना लेखा जोखा करा, उसकी जांच करना, इसकी जिम्मेदारी, इस समिति की जिम्मेदारी यही थी। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही गजब है, इसको आपको रट के रखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो इसी ग्राम सभा से ही संबंधित हैं, जैसे कि मध्यस्थ। ये कौन होता था? ये वेतन भोगी कर्मचारी था, कर्मचारी। ग्राम सभा में एक मध्यस्थ नामक कर्मचारी भी होता था। तो ये मध्यस्थ, अगर क्वेश्चन करें कि मध्यस्थ कौन था, तो आपका ऑप्शन जाता है वेतन भोगी कर्मचारी होता था। और ये वेतन भोगी कर्मचारी क्या करता था? ये ग्राम सभा जो करों को इकट्ठा करती थी, ये जो करों को केंद्रीय राजस्व में जमा करवाना, तो इसका ये मेन काम था कि जो भी ग्राम सभा से जो कर इकट्ठे हुए हैं, उसको केंद्रीय राजस्व में जमा किया जाए, और ये केंद्र द्वारा नियुक्त होता था। हालांकि चोलकालीन ग्रामीण स्वायत्त शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था। एक प्रकार से ये ग्राम सभाएं होती थी, केंद्र से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती थी। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी कि थोड़ा बहुत केंद्र का हस्तक्षेप हमको देखने को मिलता है। तो ये मध्यस्थ नामक कर्मचारी उसी का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा के कार्यों में सहयोग के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों को आयगार कहा गया है। ठीक है, एक और कर्मचारी, कई ऐसे कर्मचारी होते थे जिनकी नियुक्ति की जाती थी ग्राम सभा में। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन करता है कि ग्राम सभा के कार्यों में सहयोग के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों का जो वर्ग था, कई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, तो उनके वर्ग को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाता है उनके वर्ग को आयगार कहा जाता था। VIMP है, इस फैक्ट को हमको याद करके रखना है। ठीक है, अब अगर अगले कुछ फैक्ट्स हैं जो IMP है, अगर उस पे चला जाए, उसकी बात किया जाए, तो
हाँ, कहीं-कहीं क्या होता था कि ग्राम प्रशासन में कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि एक समिति का दूसरी समिति से, एक सदस्य का दूसरे सदस्य से कभी-कभी झगड़ा या किसी प्रकार का फसाद या किसी प्रकार का मनमुटाव या किसी चीज़ को लेकर के दोनों के बीच विवाद खड़ा हो जाता था। तो कुछ ग्राम सभाएँ ऐसी होती थी जो हाइलाइटेड हो गई थी, मतलब उनमें बार-बार विवाद, फसाद या झगड़े हुआ करते थे। तो केंद्रीय प्रशासन, केंद्र सरकार ने क्या किया कि इस प्रकार की जो ग्राम सभाएं होती थी उसमें विवाद न हो, किसी प्रकार का झगड़ा न हो या कलह न हो, उसको दूर करने के लिए क्या किया गया था कि जो अगल बगल के शक्तिशाली सामंत होते थे उनको उनके कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि देखिए ठीक ढंग से ग्राम सभाएं कार्य अपना सुचारू ढंग से समितियों के माध्यम से करें। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम अगला फैक्ट लिख कह सकते हैं कि शक्तिशाली सामंतों, सरदारों को दिया जाने वाला कर, इस कर को क्या कहा जाता था? जो शक्तिशाली सामंत या दो शक्तिशाली सरदार नियुक्त किए जाते थे ऐसे ग्रामों में जहां पे विवाद ज्यादा हुआ करते थे, तो ऐसे सामंतों को कर दिया जाता था उनके निर्वहन के लिए। तो इसको चोल लेखों में इस कर को क्या कहा गया है, इसको देखना बहुत ही व्यायामती है, बड़ा कठिन नाम है, पडिकाडल कुली। तो अगर क्वेश्चन करें शक्तिशाली सामंतों या सरदारों को दिया जाने वाला कर चोल अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाता है पडिकाडल कुली के नाम से जाना जाता है। और ऐसे शक्तिशाली सामंत और सरदार कहाँ पे नियुक्त किए जाते थे? ऐसी ग्राम सभाओं में नियुक्त किए जाते थे जहां पर विवाद होते थे या जहां पे कलह की स्थिति उत्पन्न होती थी, और ये स्थिति बार बार उत्पन्न होती थी। नहीं तो केंद्रीय प्रशासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप इनमें नहीं करती थी, और ग्राम सभा पूरी तरह से अपनी समितियों के माध्यम से अपने कार्यों को किया करती थी। ये सब अपवाद के रूप में ही ऐसे कुछ कर्मचारी या शक्तिशाली सामंत या सरदार नियुक्त किए गए थे कुछ ग्राम सभाओं में। ठीक है, वैसे अगर कहा जाए तो पूरी तरह से जो ग्राम सभाएं थी स्वायत्तशासित थी, मतलब अपने जो भी ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी नियम कानून होते थे उनके अनुसार अपना कार्यों को अच्छी तरह से करते थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बहुत ही व्यायामती है, यहाँ से इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं जैसे इस समय हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में ग्राम सभाओं में, जैसे मान लीजिए एक ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के अंतर्गत बहुत से टोली मोहल्ले बन जाते हैं, किसी और विशेष जाति या विशेष मतलब व्यवसाय करने वालों के नाम से उस टोली का नाम रखा जाता है। जैसे कि कुम्हारों की बस्ती हो गई, फिर इसके बाद हरिजनों की बस्ती हो गई, यादवों की बस्ती हो गई। तो उस प्रकार से चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में या ग्राम सभा में हम लोग देखते हैं कि उसको भी कई शेरी में बांटा गया है। तो इस फैक्ट को जानना बहुत ही अहम है कि शेरी क्या होता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, होता क्या है। ग्राम सभाओं में अनेक शेरी का उल्लेख, और इस शेरी का मतलब क्या होता है, जैसे पुरवा, या जिसको हम कह सकते हैं टोली, या जिसको हम कह सकते हैं मोहल्ला। तो अगर क्वेश्चन करें कि ये शेरी क्या होता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पुरवा, टोली, मोहल्ला, जो भी ऑप्शन में दे वैसा हम ऑप्शन को टिक करके आएंगे। और चोलकालीन लेखों में मुख्यतः 2-3 शेरियों का उल्लेख हुआ है। जैसे कि अगर लेखों की बात करें तो लेखों में परेशेरी किसकी टोली थी, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि ये अछूत बस्ती थी, अछूत बस्ती।
उसको पर्ले शेररी के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद एक और शेररी का उल्लेख हुआ है, कम्मार शेररी। कम्मार शेररी, कम्मार शेररी का मतलब क्या होता है कि ये कर्मकार बस्ती थी। तो मेनली 2-3-4 बस्तियों का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार की अन्य बस्तियां भी रही होंगी गाँव में। तो शेररी का मतलब हमको याद करके रखना है। ये वाला क्वेश्चन IMP है। अगर पर्रे शेररी पूछता है, पर्रे शेररी क्या था, तो हमारा ऑप्शन जाता है अछूत बस्ती था। कम्मार शेररी अगर पूछता है तो हमारा ऑप्शन जाता है कि ये कर्मकार बस्ती थी। और शेररी क्या था, तो ये पूर्वा टोली या मोहल्ला को कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही IMP है। ग्रामीण शासन व्यवस्था में चोलकालीन और मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ग्राम प्रशासन जो था चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जितने भी जो भी चीज़ें इस वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी है, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही IMP मुद्दा था। अब बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जिसका उल्लेख करना यहाँ पे उचित है। कुछ ऐसे गांव भी होते थे जहाँ पे व्यापारी निवास करते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि व्यापारिक बस्तियों, व्यापारिक बस्तियों को या हम कह सकते हैं कि संगठनों को लेखों में वलंजी वणंजी आदि। ठीक है, व्यापारिक जो बस्ती होते थे या व्यापारिक जो संगठन होते थे, वहाँ पे संगठन बना लेते थे तो बस्ती बन जाती थी। तो उनको चोल अभिलेखों में क्या कहा गया है, वलंजी कहा गया है, या वलंजियर कहा गया है, या वलंजियम कहा गया है, वणंजी कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे चोलकालीन ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था से रहे हैं और जितने भी फैक्ट हैं सब बहुत ही IMP हैं। तो अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का जो हमारा विषय होगा वो होगा चोल कालीन सैन्य व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और चोलकालीन स्थापत्य कला, ये और कुछ व्यापार वाणिज्य को देखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में चोल प्रशासन से जितने भी फैक्ट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समवत्सवारियम, ये वाली समिति है, इस वाली समिति की एक विशेषता थी, उसको देख लेते हैं। जैसे इसके जो सदस्य होते थे, इसके सदस्य वही चुने जाते थे जो अनुभवी होते थे। अनुभवी प्लस किसी न किसी समिति का, जो समितियां स्थापित की जा, ग्राम सभा समितियां स्थापित करी गई थी, किसी न किसी समिति के सदस्य रह चुके होते थे। किसी न किसी समिति के सदस्य रह चुके होते थे। ये वाला फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाली चीज हमको ध्यान में रखना है। ये जो समवत्सवारियम समिति, जो सामान्य समिति थी, पीछे मैंने पढ़ा दिया है, जो सामान्य समिति थी, जो देख रेख करती थी, जांच करती थी अन्य समितियों की, इसके जो सदस्य थे किसको चुना जाता था, जो पर्याप्त अनुभवी होता था और किसी न किसी समिति का सदस्य रह चुका होता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये वाला फैक्ट IMP हो जाता है। और बाकी जो समितियों, ग्राम सभा की जो समितियां, अन्य समितियां थी, उसमें एक चीज हम कॉमनली देखते हैं कि समिति के सदस्य वही लोग चुने जाते थे। इसमें एक कंडीशन ये भी थी, चुने जाते थे
जो पिछले 3 वर्षों में किसी समिति के सदस्य नहीं थे। इसका मतलब ये निकल करके आता है कि समिति के सदस्य, एक बार जो समिति का सदस्य चुन लिया जाता था वो 3 साल तक, अगले 3 सालों तक किसी भी समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता था। इससे एक इजी टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट ये निकल करके सामने आता था। इसका लाभ ये होता था कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जो उसमें जो कंडीशन रखी गई थी, अगर उस पर खरा उतरता है तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी किसी समिति का सदस्य हो सकता था, यानी उसको किसी न किसी समिति का सदस्य बनने का मौका मिल जाता था, तो अगर क्वेश्चन करें कि कितने वर्षों तक मतलब उस समिति का सदस्य नहीं रह सकता था एक बार चुने जाने के बाद, तो हमारा ऑप्शन जाता है 3 वर्षों तक वह समिति का सदस्य नहीं रह सकता था। तो ये रही चोलकालीन ग्रामीण स्वायत्त शासन प्रणाली से संबंधित कुछ फैक्ट, और कुछ फैक्ट क्या सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सब कुछ हमने देख लिया है। अब एक वीडियो और इस पर बनेगा, उस वीडियो में हम लोग चोलकालीन संस्कृति के अंतर्गत धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक, सैनिक व्यवस्था को देखेंगे। चोल वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।